हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 की क्लास है। तो पिछली वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजी कर चुके हैं अकाउंटिंग की। आज हमने दो टर्म्स सीखनी है। तो इसमें जो फर्स्ट है लायबिलिटीज़ का पहले हम मीनिंग क्लियर करेंगे। लायबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज़ अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब लायबिलिटीज़ वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने आउटसाइड पार्टीज़ को पे करने हैं, और ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस किससे अराइज हुए हैं? अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब इवेंट्स की वजह से जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अराइज हुए हैं उन्हें हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं रिज़ल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हमने जो लेन देन किया उसका जो रिज़ल्ट आया उसे इवेंट्स बोलते हैं। उनकी वजह से जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब है वित्तीय जिम्मेदारी जितनी भी क्रिएट हुई हैं उन्हें हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर्स ऑन क्रेडिट, कि मान लो कि हमने गुड्स परचेज़ करी हैं या सर्विसेज परचेज़ करी हैं क्रेडिट पर। तो गुड्स परचेज़ करना या सर्विसेज परचेज़ करना बोथ आर ट्रांजैक्शन, ये दोनों एक ट्रांजैक्शंस हैं। और इनका रिज़ल्ट क्या है कि इनकी वजह से हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स, जिनको हमने पेमेंट बाद में करनी है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल में लिया कैश बोरोइंग्स टू फाइनेंस द बिज़नेस। हमने जो कैश बोरो किया है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उससे भी हमारी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अराइज़ हो रही है जिसको हम लायबिलिटीज़ का नाम देंगे। बोरो आप मनी कर सकते हो, या बैंक से किया होगा, अपने फ्रेंड से किया होगा, या अपने किसी रिलेटिव से किया होगा। तो उस ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट क्या आया कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गया, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़ बोलेंगे। देन उसके बाद है एसेट। एन एसेट इज़ एनी ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट हैविंग अ मनी वैल्यू। एसेट कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है और कोई भी राइट हो सकता है जिसकी मनी वैल्यू का मतलब जिसकी परचेजिंग वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। अब इसमें हमारे पास दो तरह के इन्होंने नाम लिए हैं, एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट और दूसरा नाम है राइट। तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स, और राइट में इंटेंजिबल एसेट्स। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होगा टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, एंड राइट का मतलब हो गया इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसकी ओनरशिप, या कोई राइट है जिसकी ओनरशिप हमारे पास है और जिसकी कोई मनी वैल्यू है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज which are owned by a business and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise। अब अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एसेट्स वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनकी ओनरशिप बिजनेस के पास है, और इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज से हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट जनरेट होने वाला है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बेनिफिट जनरेट करते हैं, हमारे लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इसकी हमने एग्जांपल्स ली हुई हैं कि एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में ही हम अपना सारा बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट कर रही है। प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी है ये आगे प्रोडक्शन में हमारे काम आती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो प्रोडक्शन करेंगे, जो सामान तैयार होगा उसको आगे बेचेंगे, उससे सेल होगा, फिर उससे आगे प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स कि जो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट कर रही है,
तो इसलिए इसको भी हम एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, जितना भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास बेचने के लिए, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट जनरेट होगा, क्योंकि वो आगे उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद हमें इनकम आएगी। तो इट मीन्स कि जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो भी हमारे लिए एसेट है। एंड कैश, कैश ऑब्वियस है, ये भी हमारे लिए एक एसेट है, ये भी हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, इससे भी हम कई तरह के हम बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से दोनों टर्म्स समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमने इन दोनों की टाइप्स करनी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। तो इससे पहले हमने लायबिलिटीज़ और एसेट्स का मीनिंग क्लियर किया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले इसमें इंटरनल लायबिलिटीज़। अब इंटरनल लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है? इन अकाउंटिंग बिजनेसमैन एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़। देखो क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है, बोथ आर सेपरेट पर्सन, ये दोनों एक सेपरेट पर्सन है। बिजनेसमैन क्या एक नेचुरल पर्सन है और जो बिजनेस है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इन दोनों की अपनी अलग अलग एक पहचान होती है। तो हम बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बिजनेस के नाम से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के नाम से। आगे, द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड प्रॉफिट। मतलब कि जितना पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस की वो लायबिलिटी बनती है कि वो उतना पैसा कमा कर ओनर को वापस करे। तो जितना पैसा बिजनेस ने ओनर को वापस करना है, जो ओनर ने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया, उसे बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटीज़। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ की एग्जांपल जैसे कैपिटल है और प्रॉफिट है। जो ओनर है, जो भी वो बिजनेस में कैश लगाएगा, चाहे वो अपनी कोई पर्सनल एसेट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसे कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल है। और उसके बाद जो प्रॉफिट अर्न होगा 1 साल बाद, वो भी बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि वो ओनर को वापस करे, कैपिटल भी कमा कर दे और उसके ऊपर प्रॉफिट भी अर्न करके दे, किसको? बिजनेसमैन को। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज़ है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स आर कोल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अब इसमें क्या था कि ओनर, इंटरनल लायबिलिटी में क्या था कि ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए हम उसको बोल रहे थे इंटरनल लायबिलिटीज़। अब इसमें क्या है कि जो पैसा है वो हमने बाहर के लोगों से मांग कर लगाया है। जैसे मान लो बैंक से लोन लिया है या अपने फ्रेंड से लोन लिया है, वो पैसा जो हमने बिजनेस में मांग के बाहर से लगाया है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इसका मीनिंग भी यही है, द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द आउटसाइडर आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। मतलब कि जितना पैसा बिजनेस एंटरप्राइजेस ने आउटसाइडर्स को पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इसके हमने एग्जांपल लिए सच एज बैंक लोन। बैंक से आप लोन लोगे तो वो आपका आउटसाइडर हो गया, वो पैसे अपने वापस करने हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बोलेंगे। देन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने गुड्स परचेज़ करी हैं उधार पर, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। उनको भी पैसे देने हैं, तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आते हैं। देन रेंट पेबल, रेंट है हमारी बिल्डिंग का, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग हमने पे ही नहीं किया, ड्यू डेट आ चुकी है, तो वो भी हमने पे करना है, तो वो भी हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। उसके बाद हमने करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की आगे फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। ये भी हम करेंगे। आई होप कि आपको इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का मीनिंग जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमने करना है, पहले हमने लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ में जो फर्स्ट लायबिलिटीज़ है दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़। दी लायबिलिटीज़ विच आर पेबल
इन मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हमने 1 साल से ज़्यादा के क्रेडिट पीरियड में देनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज़ विच आर पेबल मोर देन 1 ईयर, मतलब कि जो हमने कर्जा वापस करना है लेकिन 1 साल से ज़्यादा के क्रेडिट पीरियड में वापस करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बैंक से लोन लिया है, वो हमने 2 साल का लोन लिया है या 5 साल का लिया है, 10 साल का लिया है, तो इनका जो सबका जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। कोई भी लायबिलिटीज़ जो आपको 1 साल के बाद या 1 साल से ज़्यादा के बाद पे करनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद है, इसमें मैंने एग्जांपल ली हुई हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, दीज आर ऑल नॉन करंट लायबिलिटीज़। दैन उसके बाद है करंट लायबिलिटीज़, दी लायबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़। ऐसी लायबिलिटीज़ जो हमने 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 12 मंथ के अंदर अंदर हमने उस लायबिलिटीज़ को पे करना है, तो उन लायबिलिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज़। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स कौन से हैं? क्रेडिटर्स आर दी सप्लायर्स फ्रॉम होम दी गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदी है लेकिन उधार पर खरीदी हैं, तो उनको हमने पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस करने होते हैं, तो ये करंट लायबिलिटीज़ है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, जो हमने 1 साल तक ऐसा लोन जो हमने विद इन 1 ईयर पे करना है, वो हम बैंक से भी ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन भी करंट लायबिलिटीज़ है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जिनकी ड्यू की डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक बिजनेस ने उनको पे ही नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दीज आर ऑल करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। इट रेफर्स टू दी अमाउंट्स विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर। ये एक ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस को देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती। उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स मे डिसाइड वेदर इट इज़ रियली अ लायबिलिटी और नॉट। ये फ्यूचर इवेंट यानी कि फ्यूचर रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। आगे ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटी दीज आर नोन एज कंटीजेंट लायबिलिटीज़। इन लायबिलिटीज़ की हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती कि बिजनेस को पे करनी पड़ेगी कि नहीं पे करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ली है, फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो बिजनेस का कोई केस चल रहा है, तो कस्टमर के साथ केस चल रहा है, तो अगर मान लो कस्टमर और बिजनेस के बीच में केस है, अगर कस्टमर जीत जाता है तो जितनी पेनल्टी बिजनेस की तरफ से बनेगी वो उनको पे करनी पड़ेगी, और अगर मान लो कि बिजनेस जीत जाता है तो उनको लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। और ये सारी टाइप्स ऑफ हमने लायबिलिटीज़ कर ली हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स करनी है। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जो टाइप है नॉन करंट एसेट्स। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड नॉट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी एसेट्स जिसको बिजनेस परचेज़ करता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए और वो उसको रीसेल करने के लिए परचेज़ नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। जैसे मान लो कि बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज़ करी है, तो बिल्डिंग उसने रीसेल करने के लिए परचेज़ नहीं करी है। ऑब्वियस है कि वो उसमें अपना काम करना चाहता है, बिजनेस ऑपरेट करना चाहता है, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग परचेज़ करी है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने परचेज़ किया है प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो प्लांट एंड मशीनरी को भी रीसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ नहीं कर रहे। तो
ये सारी कौन सी है? नॉन करंट एसेट्स। फर्दर नॉन करंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी है? इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन। ये वो एसेट्स हैं जिनको आप छू सकते हो और देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे व्हीकल है, इसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। इक्विपमेंट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो और छू सकते हो। मशीनरी एंड लैंड बिल्डिंग, दीज आर ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देन उसके बाद सेकंड है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का ऑपोजिट है कि ये वो एसेट्स हैं जिनको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, तो इनको हम इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ये कौन कौन सी एसेट्स होती हैं बिजनेस में? जैसे गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, कॉपीराइट है एंड ट्रेडमार्क है। गुडविल क्या है? एक बिजनेस की रेपुटेशन है, उसकी इमेज है मार्केट में, तो वो भी, उसको भी हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं। उसके बाद पेटेंट राइट है। पेटेंट राइट क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई आइडिया या कोई इनोवेशन है, तो हम उसको क्या करते हैं? रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। रजिस्टर्ड करवाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे आइडिया को या इनोवेशन को यूज़ करना चाहता है, तो वो उसको यूज़ करने से पहले हमारी परमिशन लेगा, उसके बाद वो उसको यूज़ करेगा। इसी तरह कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है। उसके बाद हमारे पास है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, जो बिजनेस में स्टॉक पड़ा है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, एंड डेटर्स। डेटर्स कौन से हैं? डेटर्स आर द कस्टमर्स टू होम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स वो पर्सन है जिनको हमने सामान बेचा है उधार पर, तो उनसे हमने पैसे भी लेने हैं और 1 साल के अंदर हम इनसे कैश रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती और ना ही इनकी मार्केट में कोई सेल्सेबल वैल्यू होती है, मतलब कि मार्केट में बेच के इनसे हमें कुछ नहीं रिकवर होने वाला। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है। इसकी एग्जांपल जो हमने लिखी है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक बिजनेस को शुरू करने से पहले जितना भी खर्चा होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से टाइप्स ऑफ एसेट्स जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।